नमस्कार, खास मुलाकात में आप सभी का स्वागत है। साल 2016-17 का बजट अब से कुछ ही दिनों में देश के समक्ष रखा जाना है और देश की आमदनी कहां से होती है उसकी सबसे बड़ी जो जिम्मेदारी है वो होती है राजस्व विभाग की। और आज बजट की पूरी रूपरेखा पर चर्चा करने के लिए बहुत ही खास मेहमान हमारे साथ डी के स्टूडियो में हैं। हमारे साथ हैं डॉक्टर हसमुख अढ़िया जो कि राजस्व सचिव हैं भारत सरकार के। बहुत बहुत शुक्रिया सर वक्त निकालने के लिए। सर, जो सबसे बड़ा सवाल यही है कि अभी जो करीब 18-19 लाख करोड़ का बजट है उसमें देश की आमदनी कहां से आती है उसकी जिम्मेदारी आपके कंधों पर है। इस बार का जो लक्ष्य रखा गया है करीब 14.5 लाख करोड़ रुपए का, उसको लेकर के भी वर्तमान स्थिति है क्या? उसके बाद फिर मैं इस साल के सवाल पे आता हूँ। देखिए, ऐसा है कि इस साल का जो लक्ष्य है 14.5 लाख करोड़, उसमें से करीब 8 लाख करोड़ हमारा डायरेक्ट टैक्सेस से आता है, 6.5 लाख करोड़ इनडायरेक्ट टैक्सेस से आ रहा है। जो डायरेक्ट टैक्सेस है उसमें भी दो पार्ट है। आप जैसे जानते हैं कि कंपनियों से जो टैक्स लेते हैं उसमें से करीब 59% 60% कंपनियों का टैक्स आ रहा है और बाकी 40% पर्सनल इनकम टैक्स से आ रहा है जी। जहाँ तक इनडायरेक्ट टैक्स का सवाल है, मैंने कहा जैसे कि 6 लाख करोड़ 6.5 लाख करोड़ का हमारा जो टारगेट है, 8 लाख करोड़ डायरेक्ट टैक्स, 6.5 लाख करोड़ इनडायरेक्ट टैक्स। तो उसमें 3 चीज़ें, सेंट्रल एक्साइज, सर्विस टैक्स एंड कस्टम ड्यूटी। जब हमने बजट बनाया तब तो उसका करीब करीब 1/3 ही आ रहा था। लेकिन इस साल का जो ट्रेंड दिख रहा है उससे लग रहा है कि एक्साइज में करीब 40% होगा, 39%, और सर्विस टैक्स में 29% होगा और कस्टम में करीब 31% होगा। सो देयर इज गोइंग टू बी ए चेंज इन द कंपोजिशन नाउ दिस ईयर। तो ये ट्रेंड क्या दिखाता है सर? ये जो बदलाव आपने देखा है टैक्स कलेक्शन में, या ये क्या अर्थव्यवस्था की कोई दिशा बताता है हमें? ये जो हमारा टैक्स स्ट्रक्चर इनडायरेक्ट टैक्स का है वो थोड़ा सा काफ़ी स्क्यूड है। हमारा कस्टम एंड एक्साइज में पर्टिकुलरली सो, कस्टम में एंड एक्साइज में, दोनों में, खास करके एक्साइज में जो हमारी टॉप 10 रेवेन्यू अर्निंग आइटम्स है जिसके ऊपर हम सबसे ज़्यादा एक्साइज लगाते हैं, उसमें से करीब करीब हमारा 75% रेवेन्यू वो 10 आइटम से आता है। अच्छा। सो दैट मीन्स इट इज़ ए वेरी स्क्यूड काइंड ऑफ ए रेवेन्यू मॉडल दैट वी हैव। सिमिलरली इन कस्टम्स ऑल्सो वी हैव गॉट अबाउट टॉप 10 आइटम जो कस्टम की है, जैसे कि सोना है, सोना से सबसे ज़्यादा इम्पोर्ट ड्यूटी आ रही है। तो वो टॉप 10 आइटम में से करीब करीब 60% से ज़्यादा हमारा कस्टम में भी 10 आइटम में से ही आ रहा है। सो ये जो हमारा पूरा स्ट्रक्चर है वो थोड़ा सा स्क्यूड है। प्लस इस साल आप जैसे जानते हैं कि क्रूड ऑयल के प्राइस को घटने से जो हमें एक थोड़ा सा स्पेस मिल गया टैक्सेशन बढ़ाने का, वो बढ़ाने के वजह से हमारा एक्साइज ड्यूटी में थोड़ा ज़्यादा बढ़ोतरी हो गई है। लेकिन बाकी सब टैक्स में कंपैरेटिवली परसेंटेज वाइज उनका जो वेट है वो रिड्यूस हो गया है। तो सर, अब आपको लगता है कि जो लक्ष्य आपने निर्धारित किया है इस साल के लिए वो आप कंफर्टेबली पूरा कर पाएंगे, और जो 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 विभिन्न अलग अलग जो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स के जो लक्ष्य हैं वो भी आप प्राप्त कर पाएंगे? देखिए, अभी तक जो हमें जनवरी तक का जो फिगर मिला है उसके हिसाब से डायरेक्ट टैक्स का हमारा जो एनुअल टारगेट है उसके सामने करीब करीब 65% टैक्स कलेक्शन आ चुका है जनवरी तक। इन केस ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स वी हैव ऑलरेडी गॉट, पूरे साल का जो लक्ष्यांक था, टारगेट था, उसका 88% टैक्स आ चुका है। सो हमारा ये अंदाज है कि कुल मिला के डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में कुल मिला के तो कंट्री का लक्ष्य पूरा हो जाएगा, ऐसा हमारा अंदाज है। लेकिन डायरेक्ट टैक्स में थोड़ी शॉर्टफॉल होगी करीब 40,000 करोड़ की, और इनडायरेक्ट टैक्स जो है उसमें उतनी ही बढ़ोतरी होगी। तो कुल मिला के हमारा जो 14.5 लाख करोड़ का जो लक्ष्य है वो हम उम्मीद करते हैं कि वो पूरा हो जाएगा। सर, भारत के लिए ये कहा जाता है कि 130 करोड़ की जनसंख्या में बहुत सारे कम लोग हैं जो टैक्स अदा करते हैं, जिसको हम टैक्स बेस कहते हैं। और बहुत सारे इकोनॉमिस्ट और जो एक्सपर्ट्स हैं वो भी कहते हैं कि जब तक आप टैक्स बेस को बढ़ाएंगे नहीं तब तक आपका कलेक्शन जो है वो हमेशा एक चैलेंज रहेगा सरकार के सामने। टैक्स बेस को बढ़ाने के लिए क्या आप कुछ सोच रहे हैं? देखिए, बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। एक तरफ से हमारे पास बार बार ये डिमांड आ रही है कि जो इनकम टैक्स के स्लैब है उसको बढ़ाते रहना चाहिए, वो बार बार एक डिमांड आ रही है। और उसके साथ साथ ये भी डिमांड आ रही है कि भाई आप टैक्स बेस को बढ़ाइए। अब हर बार अगर हम ऐसे करते जाए कि टैक्स का जो स्लैब है उसको बढ़ाते जाए, तो
हर बार उसके टैक्स नेट के दायरे में जो लोग हैं उसकी संख्या में कमी हो जाती है। लेकिन ये तो ठीक है, एक बात हुई, बट दूसरी वजह ये भी है कि इंडिया में काफ़ी लोग ऐसे हैं जो कि एग्रीकल्चर में है, कुछ लोग बीपीएल में आते हैं, बिलो पॉवर्टी लाइन में आते हैं, कुछ लोग एकदम छोटे व्यवसायी है। तो ऐसे लोगों तो हमारी जो अभी की जो एग्जेम्पशन लिमिट है 2.5 लाख, वो 2.5 लाख के दायरे में आते नहीं है। लोगों की इनकम इतनी होती नहीं है कि 2.5 लाख हो जी। बट फिर भी आपको ये जान के खुशी होगी कि पिछले कुछ सालों में जो ट्रेंड बढ़ रहा है, इसका जो टैक्स बेस जो बढ़ रहा है, उसके कुछ आंकड़े मैं आपको दूँ। अभी आज की तारीख में कुल मिला के करीब 3.5-4 करोड़ लोग टैक्स का रिटर्न फाइल करते हैं। ठीक है। तो उतने लोग तो टैक्स के दायरे में आ गए जी। उसके अलावा जो टीडीएस का हमने प्रोविज़न किया है, वो टीडीएस के माध्यम से भी करीब ऐसे 1,85,00,000 लोग ऐसे हैं जिनका टीडीएस कट गया है लेकिन जिन्होंने रिटर्न फाइल नहीं किए। तो एक तरह से आप देखें तो कुछ टैक्स नेट में वो भी आ गए जो टीडीएस, जिनका 5% टीडीएस कटा है, 10% कटा है, तो उनका कुछ कंट्रीब्यूशन तो हमको मिल गया जी। अब किसी भी वजह से वो टैक्स रिटर्न फाइल करने नहीं आए, क्योंकि उनको लगता होगा कि भाई ठीक है इन्होंने काट लिया उतना तो ठीक है, बट अगर मैं रिटर्न फाइल करने जाऊंगा तो मेरी और आमदनी गिनी जाएगी जी। तो सरकार ने ये टीडीएस का प्रोविज़न के माध्यम से भी टैक्स नेट को वाइडन करने की कोशिश की है, उसके अच्छे परिणाम मिल रहे हैं। दोनों मिला के मैं ये कह सकता हूँ कि आज की तारीख में करीब करीब 6 करोड़ लोग जो ऐसे हैं जो कि टैक्स पे कर रहे हैं, इनकम टैक्स पे कर रहे हैं, जो कि बहुत अच्छी संख्या है। और इस संख्या जो है ये पिछले, मैं कहूँगा कि 3 साल पहले का आंकड़ा देखिए और आज का आंकड़ा देखिए तो उसमें बहुत बड़ा अंतर है। मैं समझता हूँ 3 साल पहले शायद ये 3 करोड़ के आसपास ही ये फिगर था, और आज इनकम टैक्स फाइलर्स प्लस टीडीएस डिडक्टर्स की संख्या दोनों मिला के करीब 6 करोड़ के करीब हो गई, जो कि एक अच्छी खबर है। सर, पिछले बजट में वित्त मंत्री ने स्पष्ट कहा था कि जो टैक्स एग्जम्पशन है, जो कि हम रियायतें देते हैं टैक्स में, उसमें उसको अब धीरे धीरे वापस लिया जाएगा, और जो कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर है टैक्सेशन का उसको 30% से अगले 5 साल में घटा के 25% तक लिया जाएगा। लेकिन इस बार भी आपको सर एग्जम्पशंस के लिए बहुत सारी सिफारिशें मिल रही होंगी, आप कैसे बैलेंस आउट करेंगे उन सिफारिशों को, और ये जो एग्जम्पशन वापस लेना है उसका वायदा जो वित्त मंत्री ने किया था? देखिए, ये जो टैक्स एग्जम्पशन दिया जाता है अलग अलग वर्ग को, कभी किसी बैकवर्ड एरिया के लिए एग्जम्पशन दिया जाता है, कभी किसी अच्छे काम जैसे कि इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए कोई टैक्स एग्जम्पशन दिया जाता है, कभी कोई दूसरे पर्पस के लिए दिया जाता है एग्जम्पशन। तो एग्जम्पशन का ऑब्जेक्टिव तो बड़ा नोबल होता है, लेकिन इसकी कुछ डिस्टोर्शनरी इफेक्ट होती है जी। एक तो डिस्टोर्शनरी इफेक्ट ये होती है कि एक इनिक्विटी हो जाती है। एक नया यूनिट आता है जिसको सरकार ने कोई टैक्स एग्जम्पशन दिया, और एक पुराना यूनिट है जिसको कोई टैक्स का एग्जम्पशन नहीं मिल रहा है, तो दोनों के बीच में असमानता हो जाती है, दोनों की लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं रहती है, कॉम्पिटिटिवनेस में दोनों में फ़र्क पड़ जाता है। तो इसका कुछ डिस्टोर्शनरी इफेक्ट भी है। तो सवाल ये है कि इट मे बी डिज़ायरेबल फ्रॉम द पर्पस पॉइंट ऑफ व्यू, लेकिन टैक्स की पूरी सिस्टम को डिस्टोर्ट करते हैं। आज की तारीख में हमारा, जैसे मैंने लक्ष्यांक दिया ना आपको, 14.5 लाख करोड़ का टैक्स आ रहा है जी। उसके सामने करीब 1 लाख करोड़ का टैक्स हमको फॉरगो करना पड़ता है डायरेक्ट टैक्स में, इनकम टैक्स का। उसमें से करीब 60,000 करोड़ का टैक्स कंपनियों की फेवर में हमको एग्जम्प्ट करना पड़ता है, और 40,000 करोड़ जो कि पर्सनल इनकम टैक्स में भी हम जो छूट देते हैं, रियायतें देते हैं, ATC का वगैरह, तो उसमें भी हमारा 40,000 करोड़ का चला जाता है। और इनडायरेक्ट टैक्स में भी जो हम रियायतें देते हैं, जैसे एक्साइज में से एग्जम्पशन दिया, CVD से एग्जम्पशन दिया, एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट को दिया, SEZ वाले यूनिट को दिया, वो सब मिला के भी करीब करीब 1 लाख करोड़ तो उसमें भी हमारा चला जाता है। तो कुल मिला के 2 लाख करोड़ का सरकार के लिए जो नुकसान, इनवे नुकसान होता है, जो रेवेन्यू फॉरगोन के रूप में जो है, तो उसके कारण सरकार को जो टैक्स का रेट है वो ऊंचा रखना पड़ता है जी। तो हमारा कॉरपोरेट टैक्स, इनकम टैक्स का जो रेट है वो करीब करीब 33% आता है, 30% प्लस सरचार्ज और सेस मिला के। अब आप इफेक्टिव रेट देखेंगे, क्योंकि कुछ कुछ कंपनियों को तो एग्जम्पशन मिल जाता है, तो बड़ी कंपनियां जो है उनको तो बिल्कुल फ़ायदा है। तो बड़ी कंपनियों जो 500 करोड़ से ऊपर प्रॉफिट करती है, उनका इफेक्टिव टैक्स रेट तो 22% ही आ रहा है। अच्छा।
और एवरेज जो इनकम टैक्स का रेट आ रहा है कॉर्पोरेट इनकम टैक्स का इफेक्टिव रेट वो करीब 25-26% ही है। तो ऐसा नहीं है कि 33% हमारा जो कार्ड रेट है, जो हमारा पब्लिश्ड रेट है, उतना ही टैक्स सब लोग भरते हैं। एग्जम्पशन की वजह से सब कंपनियां ये सब टैक्स जो बेनिफिट है उसको अवेल करके अपना इफेक्टिव टैक्स रेट को उतना ही रखती है। टैक्स सिस्टम्स है उसको सरल बनाने की कोशिश पूरे साल भर के दौरान सरकार ने की है। क्या हम ये माना जाए कि आगे जाते हुए भी ये पूरी जो प्रक्रिया है, ये जो पूरी व्यवस्था है, उसको और सिंप्लीफाई किया जाएगा टैक्स पेयर्स के लिए? देखिए, आपने जो बात कही ना कि लोगों को टैक्स पे करने में कोई दिक्कत नहीं है, लोग जो परेशान है तो वो इसलिए है कि भाई टैक्स का रिटर्न फाइल करने के बाद नंबर 1 हमें कोई जवाब ना मिले, नंबर 2 उसका एक्नॉलेजमेंट नहीं मिले, नंबर 3 उसके बाद हमको अननेसेसरी इनकम टैक्स ऑफिस में बुलाया जाए और फिर 2-4 क्वेरी किया जाए। तो वो चीज़ से लोग उन चीज़ों को लोग पसंद नहीं करते। अब हमने सबसे पहले तो ये किया है कि एक आईटी का, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का भरपूर उपयोग इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में किया है। हमने ये मैंडेटरी कर दिया है अब करीब करीब हर वर्ग के लोगों के लिए, एक्सेप्ट सीनियर सिटीजन कैटेगरी, वैसे लोगों को हमने मुक्त किया है। बाकी सब के लिए अब इनकम टैक्स का रिटर्न ऑनलाइन फाइल करना ज़रूरी है जी। और मुझे ये बताते हुए खुशी है कि इस साल के जितने भी रिटर्न आए उसमें से करीब 90% रिटर्न तो ऑनलाइन ही आए हैं। अच्छा। और उसमें से भी ऑनलाइन रिटर्न आने की प्रक्रिया में सुविधा ये हो जाती है कि हम इसको मशीन के द्वारा ही प्रोसेस करते और मशीन के द्वारा ही रिफंड चला जाता है जी। तो इस बार के मैं कुछ आंकड़े दूं कि इस साल अभी तक, मतलब 31 दिसंबर तक के आंकड़े हैं, इन ए मैटर ऑफ 9 मंथ्स इनकम टैक्स डिपार्टमेंट हैज़ प्रोसेस 3.27 रिटर्न्स जो इस साल के फाइल हुए। 3.27 करोड़ 3.27 असेसमेंट्स फाइनलाइज किए जो मशीन के माध्यम से हुए। उसमें से 1.81 करोड़ लोगों को रिफंड चला गया। अच्छा। और उसमें से भी 1.31 करोड़ लोगों को 30 दिन के अंदर, विद इन 30 डेज ऑफ देयर फाइलिंग द रिटर्न, उनको रिफंड मिल गया। ये फ़ायदा है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का उपयोग करने का। अगर ऐसी ही प्रक्रिया बनाने की हम कोशिश करें तो किसी को भी टैक्स पे करने में दिक्कत नहीं है। हर आदमी टैक्स पे करना चाहेगा। एक चीज़ मैं और भी बता दूं, लोग कह रहे हैं कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट बहुत हैरेसमेंट करते हैं, लेकिन हमारा टोटल जो रिटर्न फाइल होते हैं उसमें से 1% से भी कम 3 लाख या 4 लाख रिटर्न ही स्क्रूटिनी में आते हैं। अच्छा। और उन स्क्रूटिनी वाले 3 लाख या 4 लाख केस 1% से भी कम है, उन केसों में ही हम असेसमेंट ऑफिसर लोगों को नोटिस भेजते हैं, और वो भी जनरली बड़े केसेस होते हैं तो उनको नोटिस भेज के बाकी उसका स्क्रूटिनी होता है। बाकी जो 99% पीपल, उनका केस कभी भी स्क्रूटिनी में नहीं लेते और उनको तो ऑटोमेटिक उनका जो कैलकुलेशन है वो हम लोग एक्सेप्ट कर लेते हैं, एक्सेप्ट करके उनको तुरंत रिफंड चला जाता है। लेकिन सर, जो ऑनेस्ट टैक्स पेयर्स है वो ये भी जानना चाहता है आपके ज़रिए कि क्या जो विलफुल डिफ़ॉल्टर्स हैं, जो जानबूझ करके मान लीजिए स्टॉप फाइलर्स हो गए हैं या नॉन फाइलर्स हो गए हैं, उनके बारे में क्या डिपार्टमेंट को पता है, और क्या उनके खिलाफ कोई कार्रवाई की जाती है? जो लोग टैक्स जिनको बड़ी संख्या में देना चाहिए वो देते नहीं हैं, और जो ईमानदार टैक्स पेयर है वो बेचारा मारा जाता है। वो बात सही है। आपने सुना होगा कि हमने जो पर्सनल अकाउंट नंबर, पान नंबर जो कंपलसरी करने की अभी जो नोटिफिकेशन निकाली है, तो ये पान नंबर देने से हमको ये फ़ायदा हो जाता है। पान नंबर के साथ एक और चीज़ जुड़ा हुआ है, एक होता है AIR रिपोर्टिंग जी, जो बैंक्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, रजिस्ट्रार्स ऑफ स्टेट्स, ये सबको हमको देना पड़ता है। एनुअल इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट जो कि हमको देना पड़ता है। तो उससे हमको अब पता है, डेटा माइनिंग अगर हम करें तो हमको पता है कि किस आदमी ने कितने ट्रांजैक्शन किए, उनके नाम पे कितनी डिपॉजिट्स है बैंक की, उसमें से कितना इंटरेस्ट कटा है। ये सब चीज़ हम डेटा माइनिंग के माध्यम से जान लेते हैं। और फिर हम और कुछ नहीं करते, हम उसको हैरेस नहीं करते। हमारी सिस्टम से एक चिट्ठी चली जाती है उनको कि भाई हमारे रिकॉर्ड के मुताबिक आपने एक घर खरीदा है इस तारीख को, जिसमें आपने दिखाया कि आपने 50 लाख रुपए का घर खरीदा है। अब इसके बारे में आपने अपने इनकम टैक्स रिटर्न में कोई जिक्र नहीं किया है जी, तो आप अपना ज़रा इनकम का सोर्सेज वगैरह बता दीजिए। वो ईमेल से ही चला जाता है, हम इसके लिए कोई अलग से प्रक्रिया नहीं करते। तो इस तरह का एक सिस्टम बनाया जिसको हम कहते हैं नॉन फाइलर्स मॉनिटरिंग सिस्टम जी। ये मॉनिटरिंग सिस्टम के माध्यम से बहुत सारे नोटिस गए हुए ईमेल से, लोगों से जवाब आ जाते, उसका समाधान हो जाता है।
तो हम चाहेंगे कि जितना हो सके उतना ईमेल और एसएमएस और एप्लीकेशन का उपयोग करके इतनी छोटी छोटी जितनी भी क्वेरी है वो हम टैक्स पेयर से जान ले, उसका जवाब जान ले और उसको वहीं निपटारा कर दे। लेकिन ये जो सिस्टम बनाई है हमने आईटी सिस्टम, उसके माध्यम से हमको वाइडनिंग ऑफ टैक्स नेट में भी एक फ़ायदा हो गया है, प्लस लोग अपनी इनकम को छुपा नहीं पा रहे हैं। सर एक चीज़ और भी आपसे समझना चाहेंगे कि जो आपने ये बात की कि चूंकि थोड़े से लॉज कॉम्प्लेक्स हैं, बहुत सारे जो केसेस हैं वो ट्राइब्यूनल्स में चले जाते हैं। आप आंकड़ा दे सकते हैं कि भी कितने मामले जो हैं वो ट्राइब्यूनल्स में हैं, कितने लाख करोड़ रुपए देश के फंसे हुए हैं, और क्या उसमें उसको स्पीड अप करने में क्या कुछ आप काम कर रहे हैं, और कैसे उसको एक तरह से स्मूदन आउट करेंगे इस पूरे प्रोसेस को? देखिए, पास्ट में जो हमारे लॉ के कॉम्प्लेक्सिटी के हिसाब से, लॉ तो कॉम्प्लेक्स है ही, हम मान रहे हैं, पर्टिकुलरली इनकम टैक्स लॉ इतना कॉम्प्लेक्स बन गया है, तो इनकम टैक्स लॉ को सिंप्लीफिकेशन करने के लिए हमने एक कमेटी बिठाई हुई है, ईश्वर कमेटी, और ईश्वर कमेटी इसमें देख रही है। उनका प्रथम रिपोर्ट भी आ गया है, उसके रिपोर्ट के आधार पे भी हम कुछ मेजर्स ये बजट में भी अनाउंस करेंगे। लेकिन अभी अगर मैं आपको आंकड़े बता दूं कि लिटिगेशन जो है सबसे बड़ी बेन है टैक्स डिपार्टमेंट की। सीबीडीटी में, इनकम टैक्स में करीब 3.44 लाख केसेस है जो कि लिटिगेशन में है। उसमें से करीब 3.3 लाख केसेस तो कमिश्नर अपील के पास पेंडिंग है जी। ट्रिब्यूनल में करीब 27,000 केस है, हाई कोर्ट में 29,000 केस है, सुप्रीम कोर्ट में करीब 4,700 केस है। इस तरह का पेंडेंसी वहाँ पर है। और ये 3.44 लाख केसेस जो डायरेक्ट टैक्स के है, उसमें से 61,000 केसेस ऐसे हैं जिसमें डिपार्टमेंट अपील में गया हुआ है। अच्छा, तो डिपार्टमेंट की तरफ से लिटिगेशन रेज हुआ है। और indirect 61,000, yes, 61,000. So about 18% of the cases are litigated by the department in higher forums. जी। और in case of indirect tax करीब 1.36 लाख केसेस है, जिसमें से करीब 25% केस डिपार्टमेंट की तरफ से और बाकी के केस एसएससी ने खुद डाले हुए हैं। हमें प्रयत्न ये करना है कि डिपार्टमेंट की तरफ से जो केसेस है उसको भी रिड्यूस करें और जो एसएससी की तरफ से उसको भी रिड्यूस करने की कोशिश करें। हमने एक प्रयत्न किया रिसेंटली कि जो लिमिट थी उसको बढ़ा दिया। हमने ये कहा कि अगर ट्रिब्यूनल में जाना है तो मिनिमम 10 लाख की टैक्स इफेक्ट हो तभी ट्रिब्यूनल में जाएंगे, वरना नहीं जाएंगे। और हाई कोर्ट में जाना है तो मिनिमम 20 लाख की अगर टैक्स की इफेक्ट है तो हम जाएंगे, वरना हम केस लिटिगेट नहीं करेंगे। उसके कारण जो डिपार्टमेंट की तरफ से जो अपीलें जानी हैं उसमें करीब 50% का रिडक्शन हो जाएगा ये सिंगल मेजर लेने से। ये जो बजट पूरा प्रोसेस है सर, थोड़ा सा हमें समझाएं, जो रेवेन्यू साइड है उसका आप किस तरह से प्रिपरेशन कर रहे हैं। उसके बाद कुछ और सवाल हैं। देखिए, ऐसा है कि हम सितंबर से ही शुरू करते हैं। सबसे पहले जितने भी ट्रेड एसोसिएशंस है, चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स है, इंडस्ट्री एसोसिएशंस है, स्पेसिफिक इंटरेस्ट ग्रुप है, उनके साथ मैं एक अलग से मीटिंग करता हूँ, स्पेसिफिक पॉइंट्स उनसे लेता हूँ। उसके बाद जो है हम मिनिस्ट्रीज़ के साथ बैठक करते हैं, जैसे डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल है उनके साथ करते हैं, डीआईपीपी के साथ मीटिंग करते हैं, कॉमर्स मिनिस्ट्री के साथ मीटिंग करते हैं। उनकी तरफ से जितने भी टैक्स के प्रपोजल्स है उसको भी हम देख लेते हैं। उसके बाद फाइनेंस मिनिस्टर मीटिंग शुरू करते हैं, तो फाइनेंस मिनिस्टर के साथ भी बहुत सारे इंटरेस्ट ग्रुप का मीटिंग होता है, ट्रेड यूनियंस का होता है, एग्रीकल्चरिस्ट का होता है, और CII, FICCI, SOCHM उनका सबका होता है। उसके बाद ये सब जो भी पॉइंट आ जाते हैं, हमारे पास इतने बड़े बड़े मेमोरेंडम्स आते हैं, वो सब के लिए हमारे यहाँ टीम बनी हुई होती है, और वो टीम है उस सजेशंस को ब्रॉडशीट्स में कन्वर्ट करते हैं। अच्छा, एक ब्रॉडशीट ऐसा होता है कि जिसमें आपका किसका सजेशन है, मूल सजेशन क्या है, उसमें डिपार्टमेंट का क्या रिस्पॉन्स है और इसकी फैक्चुअल पोजीशन क्या है। अच्छा। इस तरह का एक ब्रॉडशीट बनता है हर सजेशन का, एवरी सिंगल सजेशन का। वो ब्रॉडशीट को फिर हम घंटे भर बैठ के पहले मेरे लेवल पे हम देखते हैं, मेरे लेवल से जो स्क्रीन होकर डिसाइड होता है कि इतना ही हमको ऊपर ले जाना है, तो फिर फाइनेंस मिनिस्टर के लेवल पे बैठते हैं, एंड फाइनली हम प्रधानमंत्री जी के पास भी बैठ के फिर उसमें से हम डिसाइड करते हैं कि इसमें से कितने सजेशन को फाइनली हमको एक्सेप्ट करना है। सर, अंतिम सवाल इस कार्यक्रम में आपसे ये समझना चाहेंगे, GST को लेकर के सभी लोग ये समझना या जानना चाह रहे हैं कि अभी वर्तमान स्थिति है क्या, और क्या बजट में हम इसकी कुछ उम्मीद देख सकते हैं, और अगर आप कुछ इस साल के बजट की जो कुछ उम्मीदें हैं आप हमें बता पाएँ तो।
देखिए, जीएसटी का जहाँ तक सवाल है, वहीवटी मतलब एडमिनिस्ट्रेटिवली वी आर रेडी। उसके लिए हमारी प्रशासनिक रूप से हमारी पूरी तैयारी है। अब सवाल है वो सेशन के अंदर लाया जाएगा या नहीं, पास होगा या नहीं, वो एक अलग सवाल है। वो डिसाइड होगा जैसे ही बजट सेशन शुरू होगा। जहाँ तक बजट में से रेवेन्यू डिपार्टमेंट की तरफ से उम्मीद का सवाल है, हम इस बजट में टैक्स को रैशनलाइज करने की, सिंप्लीफाई करने की ज़रूर कोशिश करेंगे। कुछ एफर्ट्स हम करेंगे मेक इन इंडिया के मिशन को सफल बनाने के लिए, कुछ टैक्स के चेंजेस करके। हम लिटिगेशन को कम करने की कोशिश भी करेंगे इस बजट के माध्यम से। एम्प्लॉयमेंट और ग्रोथ रेट में बढ़ावा कैसे हो, उसके लिए भी हमारा प्रयत्न रहेगा कि ये बजट को हम कैसे इंस्ट्रूमेंट बना के ये सब चीज़ में बढ़ावा कर सकते हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर अढ़िया इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। तो बड़ी बात तो यह है कि ये जो आने वाला बजट है वो मेक इन इंडिया बजट होगा। इस बात की कोशिश की जाएगी कि जो टैक्स स्ट्रक्चर है उसको और भी ज़्यादा सिंप्लीफाई किया जाए, और सबसे बड़ी बात कि ग्रोथ के साथ साथ रोजगार को बढ़ावा दिया जाए, जो शायद इस बजट का सबसे बड़ा फोकस होने जा रहा है। फिलहाल इस कार्यक्रम में सिर्फ इतना ही। दीजिए इजाज़त। नमस्कार।